एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। मन लगाकर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था स्नेल का नियम, अपवर्तन की परिभाषा, उसके नियम, साथ ही साथ मैंने आपको समझाया था उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। आई होप आपने वो वीडियो देखा है, और नहीं देखा है तो जाइए देखिए। ठीक है, आज हम उसी के आगे कवर करेंगे क्रांतिक कोण की परिभाषा, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, और साथ ही साथ इसके आगे हम डिस्कस करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीनों चीजें आज हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो ध्यान लगा के देखिएगा। सामने बिल्कुल बोर्ड से निगाहें हटनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण क्या है? तो क्रांतिक कोण जो है ये अपवर्तन के दौरान बनने वाला ही कोण है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक सघन माध्यम से दूसरे सघन माध्यम में, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में, लेकिन ऊपर वाला माध्यम हो सघन और नीचे वाला माध्यम हो विरल। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर का माध्यम है कांच और नीचे का माध्यम है वायु। ठीक है, ये है बीच का एक तल, इस तल के ऊपर की तरफ है कांच और नीचे की तरफ है वायु। ठीक है, कांच मतलब कि ग्लास, वायु यानी कि एयर। ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, बीच वाली रेखा जो हमने बनाई है ये है अभिलंब। तो जैसे ही ये अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी, इस किरण का क्या हो जाएगा? अपवर्तन। किरण कुछ ऐसे सीधे सीधे आ रही थी, जैसे ही इस तल से टकराई, इस किरण का हो गया अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका रास्ता ये था बेटा, सीधा सीधा, लेकिन ये ऐसे ना जाकर इधर की तरफ मुड़ गई, अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, अभिलंब से दूर हट गई। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, चूंकि सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं तो प्रकाश का वेग थोड़ा कम होता है। जैसे ही विरल माध्यम में गए, कणों का वेग थोड़ा सा क्या हो जाता है, कण जो है वो एक दूसरे से थोड़े से दूर होते हैं, तो प्रकाश किरण दूर होने के कारण आसानी से बिखर सकती है, आसानी से बिखर सकती है, मतलब अपने पथ से विचलित हो सकती है। इसलिए होता क्या है, सघन से विरल में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है और विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट गई है। इस स्थिति में आपतन कोण है आई और अपवर्तन कोण है आर। ठीक है, आई जो है वो आपतन कोण है, आपतन कोण है बेटा आई, और अपवर्तन कोण है आर। इधर अपवर्तन कोण है आर। अब होता क्या है, जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, मतलब अभी आप किरण को यहाँ से आपतित करवा रहे थे थोड़े पास से, आप थोड़े दूर से आपतित करवाओ यहाँ से। ठीक है, थोड़े दूर से मतलब जिस एंगल से, अभी मान लीजिए आप 30 के एंगल से आपतित करवा रहे थे किरण को, अब आप 40 के एंगल से करवाओ। 40 के एंगल से करवाओगे तो मान लीजिए इसका जो अपवर्तन हो रहा था नीचे वो 45 डिग्री हो रहा था, तो जब 30 से करवा रहे थे तो 45 हो रहा था, जब 40 के एंगल से आप आपतित करवाओगे तो लगभग 60 डिग्री पे क्या हो जाएगी? अपवर्तित। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाओगे, पहले यहाँ से आ रही थी, अब यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे करके आपको आपतन कोण का मान लगातार बढ़ाते चलना है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी बेटा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि क्या होगा, आपतन कोण का आपको कोई एक ऐसा मान मिल जाएगा जब जो अपवर्तन कोण है वो एक सीधी रेखा में मिल जाए। वो मैं आपको यहाँ बना के बताती हूँ। ठीक है, कैसे? ये है क्या? अभिलंब, और ये है तल। ऊपर की तरफ का माध्यम है सघन माध्यम और नीचे की तरफ का माध्यम है विरल माध्यम। ठीक है, क्या हो रहा है कि अब आपको ऐसे कोण से किरण को आपतित करवाना है कि आपतन कोण का हमें एक ऐसा मान मिल जाए जिससे जो अपवर्तित किरण है ना
वो एकदम अविलंब वाली, ये जो अपवर्तक पृष्ठ है ना, इसकी सीधी रेखा में हमें मिल जाए, यहाँ मिल जाए, तो ये रहा बेटा अविलंब और ये रहा अपवर्तक पृष्ठ, और इसी पृष्ठ के ऊपर हमें कौन सी किरण मिल गई, अपवर्तित किरण। तो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, और वो 90 डिग्री किसका मान है, आर का। ठीक है, 90 डिग्री किसका मान है, आर का। क्या बोला मैंने, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन पश्चात विरल माध्यम में वो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, दूर हट गई। अब जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान आपको कोई एक ऐसा मान मिलेगा, 60 मिले, 65 मिले, जितना भी मिले, उस पर ये जो अपवर्तित किरण है ये अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर ही एक सीधी रेखा में अपवर्तित हो जाती है, ना तो ऊपर जाएगी और ना नीचे आएगी। जो अपवर्तक पृष्ठ है उसी लाइन में किरण अपवर्तित हो गई, मतलब अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो अपवर्तन कोण बनेगा उस अपवर्तन कोण का मान हो जाता है 90 डिग्री। और जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तब आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, I बराबर C। ठीक है, I बराबर C। ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा भी, ठीक है। साथ साथ में हम समझ रहे हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल की परिभाषा बोलती है कि जब कोई प्रकाश किरण किस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जैसे ही हमने प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करवाए, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट गई। मैंने अब बोला था जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, किसका मान बढ़ेगा बेटा, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है। अपवर्तन कोण मतलब R। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है, अब आएगी डेफिनेशन क्रांतिक कोण की। आपतन कोण के जिस भी मान पर आपतन कोण के जिस मान पर किसका, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। बेटा आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है, बशर्ते अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 अंश, यानी कि आपतन कोण अब क्या बन जाता है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। यदि R का मान, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 अंश। ठीक है, ये होगा कब, क्रांतिक कोण कब बनेगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। अगर विरल से सघन में जाएगी तो क्रांतिक कोण नहीं बनने वाला। ठीक है, क्रांतिक कोण बनने का नियम ही ये है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, क्योंकि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी
तभी वो अभिलंब से दूर हटेगी। अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो क्रांतिक कोण बनने के लिए जरूरी है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, पहली बात। दूसरी बात, क्रांतिक कोण है क्या, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण का अपवर्तन हो रहा है। ऊपर बन रहा है आपतन कोण, नीचे बन रहा है अपवर्तन कोण। आपतन कोण का मान बढ़ाते जाओ, मतलब एंगल जो है आपतित करने का वो बढ़ाते जाओ, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाएगा। एक स्थिति ये आएगी कि आपतन कोण के जिस भी मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा, उस आपतन कोण को ही कहा जाएगा बेटा क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को सी से या तो सी से या IC से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। क्योंकि आपतन कोण ही क्रांतिक कोण है, इसलिए इसे IC से भी दर्शाते हैं या C से भी दर्शाते हैं। यहाँ तक मैंने समझाया आपको कि क्रांतिक कोण क्या है। समझ में आया ना? कमेंट करके बताओ कि हाँ मैडम समझ में आ गया। मैं काफी थोड़ा सा धीरे धीरे समझाती हूँ ताकि जो बेसिक वाले बच्चे हैं ना उनको भी समझ में आए, और एडवांस वालों को तो बेटा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, वो खुद ही समझ जाते हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेट करता हुआ है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। अब हम निकालेंगे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है। चलिए अब हम निकालते हैं कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है। ठीक है, हमने देखा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है और आपतन कोण के जिस भी मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, जिसे हम C या IC से दर्शाते हैं। अब चूंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी कि ग्लास से वायु में जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, प्रकाश किरण का क्या हो रहा है, अपवर्तन। प्रकाश किरण कहां से बेटा, कांच से वायु में, कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। अतः चूंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन का नियम हम लगा सकते हैं। और अपवर्तन का कौन सा नियम लगाएंगे हम, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से। अब मुझे बताइए स्नेल का नियम क्या बोलता है। स्नेल का नियम बोलता है आपतन कोण की जया यानी कि साइन I, अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन R, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण की जया यानी कि साइन I, ये है आपतन कोण, अपवर्तन कोण की जया साइन R, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे। इसे न्यू या फिर n से दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, अपवर्तन को या तो न्यू से दर्शाते हैं या फिर n से, कंफ्यूज मत होना, दोनों से। आप यहाँ n भी लिख सकते हो, न्यू भी लिख सकते हो। अब देखो ये है न्यू, आगे किस माध्यम से जा रही है प्रकाश किरण, ग्लास से, किस माध्यम में जा रही है, वायु में। तो अपवर्तनांक के सामने और पीछे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण का हम अपवर्तनांक निकालते हैं। अब ये अपवर्तनांक है, प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, ग्लास से, और कहाँ प्रवेश कर रही है, वायु में। ये आ गया बेटा आपका एक इक्वेशन। या अगर हम इसे पलट दें, कैसे पलट दें, उल्टा कर दें, अगर प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही हो तब, अगर प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही हो तो G न्यू A नहीं होगा, A न्यू G हो जाएगा। A है यहाँ पे न्यू और ये क्या है, G बराबर, तो ये भी पलट जाएगा क्योंकि प्रकाश किरण अब इधर से इधर प्रवेश कर रही है, और इधर से इधर जाने पर आपतन कोण क्या बन जाएगा, साइन R, और अपवर्तन कोण बन जाएगा साइन G। ठीक, सॉरी साइन G नहीं, साइन I, साइन I। ठीक है, हमने कुल मिलाकर इसे पलट के लिखा है ताकि हमारा जो आंसर है वो विरल से सघन के लिए भी मिल जाए और सघन से विरल के लिए भी। पहले हम देख रहे थे कि क्रांतिक कोण तब बन रहा है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है।
अब यदि सघन से विरल में जा रही तो विरल से सघन में भी तो जा सकती है ना, तो विरल से सघन में जाने के लिए विरल वाला माध्यम है एयर, सघन वाला है ग्लास, नीचे माध्यम का सॉरी जया जो आएगी वो आएगी साइन आर और ऊपर आएगी साइन आई, मतलब इसको हमने पलट दिया क्योंकि ये पलटाया है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब क्रांतिक कोण की परिभाषा से, क्रांतिक कोण की परिभाषा से, क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या बोलती है कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाएगा। आपतन कोण के जिस भी मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। आपतन कोण के जिस भी मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा उसे कहा जाएगा क्रांतिक कोण, जिसे दर्शाया जाएगा IC या C से। ठीक है, क्रांतिक कोण की परिभाषा बोलती है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और हम एंगल बढ़ाते जाएं तो इधर एक एंगल मिलता है अपवर्तन कोण का जो कि होता है कितना, 90 अंश। 90 अंश कब बना, जब आपतन कोण क्या बन गया, क्रांतिक कोण। तो जहां I दिख रहा है वहां C रखिए, जहां R दिख रहा है वहां 90 रखिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 बोल रहा है कि A न्यू जी बराबर है साइन R की जगह पे क्या हो जाएगा 90 और साइन I की जगह पे क्या हो जाएगा साइन C। R की जगह पे हो गया 90, I की जगह पे हो गया C या IC। चूंकि साइन 90 बराबर होता है 1, 10वीं क्लास के बच्चे को भी ये बात पता है कि साइन 90 बराबर होता है 1, तो A न्यू जी बराबर हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 और बटे में क्या है बेटा साइन C। ये भी अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। या 1/sin C यानी कि 1/sin थीटा बराबर और क्या होता है, ये होता है बेटा कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। थीटा की जगह क्या है C है तो थीटा की जगह लिखिए C। तो A न्यू जी बराबर कॉसेक थीटा भी होगा या फिर A न्यू जी बराबर 1/sin C भी होगा। C है बेटा क्रांतिक कोण और न्यू है अपवर्तनांक, और यही इक्वेशन क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। यही, ये दोनों ही क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। एक बार और देख लेना है ना, समझ में ना आया होगा तो। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। ठीक है, चलो देखो, हमने देखा कि क्रांतिक कोण कब बनेगा, जब आपतन कोण का मान आपतन कोण के जिस भी मान पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए 90 अंश, तब यही आपतन कोण क्या बन जाएगा क्रांतिक कोण। हमें बोला गया है कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है बताओ, और उस संबंध को बताने के लिए हमने लगाया अपवर्तन का नियम यानी कि स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बोलता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो अपवर्तनांक होता है वो अपवर्तनांक आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया दोनों के अनुपात के बराबर होता है। पहला माध्यम क्या है ग्लास, दूसरा माध्यम क्या है एयर। तो ग्लास से प्रकाश किरण काय में जा रही है एयर में। अब मैंने इस इक्वेशन को फ्लिप कर दिया उल्टा, क्योंकि जैसे हम कांच से वायु में जा रहे हैं वैसे ही वायु से कांच में भी जा सकते हैं। तो पहला माध्यम आप ले लीजिए वायु और दूसरा ग्लास, तो ये इक्वेशन भी पलटेगा, आर हो जाएगा ऊपर और आई नीचे क्योंकि ये दोनों पलट गए। ठीक है, आगे हमने लगाया क्रांतिक कोण की परिभाषा, और परिभाषा बोलती है कि आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण 90 हो जाए, आपतन कोण के जिस भी मान पर अपवर्तन कोण 90 हो जाए उस आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, और इसे दर्शाते हैं C या IC से। ये दोनों ही क्रांतिक कोण को दर्शाने के चिन्ह है। आगे हमने ये दोनों मान फीड किए समीकरण 1 में, R की जगह लिखा 90, I की जगह लिखा C, और जब ये दोनों रख दिए तो हमें पता है साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन 90 को कर दो 1 बटे में बचेगा साइन C। A न्यू जी बराबर 1/sin C जो निकल के आया है, यही
क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। और अगर अभी भी दिल नहीं माना तो आप 1/sin का भी फॉर्मूला रख सकते हो, जो कि क्या है, ए न्यू जी बराबर कॉसेक सी। 1/sin बराबर होगा कॉसेक सी। ये भी अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। ठीक है, चलिए बेटा अब हम समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम समझेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये मैंने टॉपिक इसलिए भी ले लिया क्योंकि इसी से रिलेट करता हुआ है और जल्दी से हो जाएगा, है ना। अभी हमने क्या समझा था, क्रांतिक कोण, इसकी परिभाषा इसके बाद हमने निकाला क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, और आगे हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आता है तो लाइक कर दिया करो यार, शेयर आप लोग करते नहीं हो। सपोर्ट की आपके मैडम को जरूरत है। हमने डोनेशन का भी डाला हुआ था कि अगर आप चाहें, अगर आप चाहते हो कि मैडम जल्दी जल्दी हमको और अच्छे से टाइम निकाल के वीडियोस देते रहें, आपको समझ में आता है तो आप बिल्कुल दिल से डोनेट कर सकते हैं। आज हमारे पास फर्स्ट डोनेशन आया विच इज मे बी, थैंक यू सो मच बेटा, जो भी आप हैं। हमारे पास जो आईडी आई थी वो संजय सिंह ऑफिशियल ऐसी कुछ थी, रियल नेम हमें नहीं पता, बट उन्होंने आज पहली बार हमें डोनेट किया है, तो दिल से आपका शुक्रिया। इससे हमें काफी मोटिवेशन भी मिलता है और सपोर्ट भी, क्योंकि फाइनेंशियली अभी हमारा ऑनलाइन कोई सोर्स नहीं है, हम ऑफलाइन ही बेस्ड है, डिपेंड है अपने फाइनेंसेस के लिए। और अगर हमें चाहिए कि हम ऑनलाइन आपको बहुत अच्छा और बहुत जल्दी अच्छा कंटेंट दे, आपकी हमारी तरफ से ज्यादा हेल्प हो सके, तो उसके लिए जरूरी है कि आप भी हमें क्या करें, हेल्प करें, सपोर्ट करें, इफ यू आर कैपेबल। ठीक है, अगर आप कैपेबल हैं तो प्लीज डोनेट अस, और अगर नहीं है तो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं बताने की जरूरत नहीं, आप शेयर कर सकते हैं कंटेंट को अपने दोस्तों को, स्टोरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा ताकि हम और ज्यादा आपके लिए मेहनत करें। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये बेस्ड है अभी वाली डेफिनेशंस पे ही। ठीक है, अभी हमने देखा था जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। हमने जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया था, अपवर्तन कोण का मान बढ़ा था। आपतन कोण के जिस भी मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया था उसे हमने कहा था क्रांतिक कोण। अब आप क्या करो कि जिस भी एंगल पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हुआ था उससे भी एक एंगल बढ़ा दो। अब आप क्या कीजिए, ये सिंपल सीधी सरफेस जिस पर हमने प्रकाश किरण को आपतित करवाया था, ठीक है, आप क्या करिए कि इस एंगल से आपतित करवाया था तो अपवर्तन कोण हो गया था 90, इससे भी ज्यादा से आपतित करवाओगे, इस एंगल से भी ज्यादा से आपतित करवाओगे तो क्या होगा, अब प्रकाश किरण यहाँ नहीं मिलेगी, प्रकाश किरण जिस माध्यम से आएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये है बेटा आपतित किरण और ये हो जाएगी परावर्तित किरण। ये है आपतन कोण जिसे हम दर्शाते हैं आई से, और ये बन जाएगा परावर्तन कोण जिसे हम दर्शाएंगे आर से। आर जो है वो पहले हमें नीचे मिल रहा था, ये देखिए यहाँ पे भी नीचे मिला, और अब ये कहाँ मिलने लग गया, ऊपर। ठीक है, आपतन कोण के जिस भी मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हुआ था, आपको उससे और अधिक एंगल से आपतित किरण को आपतित करवाना है। आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अभी जब अपवर्तन कोण का मान आपको 90 पे मिल गया तो आप क्या कीजिए, इससे और ज्यादा एंगल पे बढ़ा दीजिए, इससे और ज्यादा एंगल नीचे तो आने से रहा, अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ अगर प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है, अगर प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट गई तो क्या हम इसे अपवर्तन कहेंगे, नहीं, इसे कहा जाता है बेटा परावर्तन। और चूंकि प्रकाश किरण पहले अपवर्तित होकर फिर परावर्तित हुई है, इसीलिए इस घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, डेफिनेशन ही लिखवा देती हूँ आपको, जब कोई प्रकाश किरण किस माध्यम से बेटा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और यदि आपतन कोण का मान बढ़ा दें,
कोण का मान किससे बढ़ाएं बेटा, क्रांतिक कोण से, ठीक है। पहले जितने भी क्रांतिक कोण बन रहा था उससे और अधिक, क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ा दें, और अधिक बढ़ा दें तो प्रकाश किरण क्या करेगी, क्या प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, बिल्कुल नहीं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती, बल्कि किंतु परंतु, बल्कि जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, बल्कि सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, में ही वापस लौट जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो इसके लिए आवश्यक शर्तें ये है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करनी चाहिए, ठीक है। पहली बात, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा किसे हमने कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है सघन से विरल में, और यदि हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी क्या कर दें, अधिक कर दें। आपतन कोण का मान यानी कि I का मान आप ज्यादा कर दो किससे, R से, ठीक है। I का मान ज्यादा कर दो किससे, R से, तो ये जो हो जाएगा, इसका मान जब ज्यादा हो जाएगा ना तो ऑब्वियसली सीधे सीधे कौन प्रभावित होगा, ये जो आपतन कोण है यानी कि जिस एंगल के बाद अपवर्तन कोण कितना बना था, 90 डिग्री बना था, इससे इसका मान और अधिक बढ़ा दो तो होगा क्या, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा और प्रकाश किरण इस माध्यम में न जाकर ऊपर की ओर ही वापस लौट जाएगी, और इसी घटना को कहा जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, पहली शर्त, प्रकाश किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करनी चाहिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करनी चाहिए, प्रवेश करनी चाहिए, क्योंकि तभी तो अभिलंब से दूर हटते हटते उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन, ठीक है। दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण जब क्रांतिक कोण बन गया तब R90 का हुआ, तो आपतन कोण का मान किससे बेटा, क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दोनों शर्तें आपको याद करनी है, ठीक है, से अधिक होना चाहिए। आई होप मैंने आज आपको जितने भी टॉपिक समझाए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और अगर समझ में आए हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल। डाउट से याद आया, एक बच्चे ने कमेंट किया था उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में लास्ट वाली जो स्टेप है उसे समझ में नहीं आई, है ना। एक मिनट, मैं आपको लास्ट वाली जो स्टेप है वो समझा देती हूँ एक बार कि क्या था। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब ए न्यू जी और इनटू में था जी न्यू ए, और अगर W यानी कि वाटर रहा होगा तो यहाँ रहा होगा ए न्यू W और इनटू में रहा होगा W न्यू ए, और बराबर में आया था 1। अगर हम क्या करें, इसका क्या कर दें, पक्षांतर। अगर कांच लिया होगा मैंने तो कांच, और वाटर लिया हो तो वाटर, आप समझ लेना। इसका क्या करें पक्षांतर, तो ए न्यू W बराबर हो जाएगा 1/W न्यू ए, ठीक है। इसको यही रहने दो, इसका क्या कर दो, पक्षांतर। अब आप देखो, प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश कर रही है,
और जब उसका मार्ग उलट दें, उसके मार्ग को उलट दें, तो वो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ पे अगर यहाँ से समझे तो पहला माध्यम क्या है बेटा, ग्लास, दूसरा माध्यम क्या है, एयर। आगे फिर से की क्या बोलते से, दूसरा माध्यम क्या है, एयर, और पहला माध्यम क्या है, ग्लास। इसको मैंने पलट दिया तो होगा क्या, जी न्यू ए को यही रहने दो क्योंकि ये ऊपर वाला माध्यम है ग्लास, और इसको मैं इसके बटे में लेके जाऊं तो 1/a न्यू जी हो जाएगा। मतलब पहले माध्यम वाले को इधर ही रहने दो और उल्टे हुए मार्ग वाले को बटे में ले जा लो। यही उत्क्रमणीयता के सिद्धांत का डेरिवेशन होगा। ठीक है, ठीक है राम जी, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, और फिर भी नहीं आया होगा बेटा तो एक बार आप बुक की भी हेल्प ले लेना, क्योंकि मेरे को नहीं याद कि मैंने वहां पे कौन से माध्यम से आपको क्रमणीयता का सिद्धांत समझाया था। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा तो प्लीज 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 लाइक कर देना, शेयर करना, सपोर्ट करने की मैंने आपसे भी अपील की थी, एक बार फिर से बोल रही हूँ, इफ यू आर कैपेबल तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। आज हमें सपोर्ट मिला तो मुझे काफी मोटिवेशन आया और मैं बड़ी खुश हुई थी। ठीक है, और इसीलिए आज आपको इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट भी मिलेगा गिफ्ट के तौर पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर्स के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, राधे राधे।